Hello students, myself Ganesh Chauhan, बॉटनी फैकल्टी CLC कर। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में प्रोकैरियोटिक सेल की अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने उसके डीएनए, क्रोमेटोफोर, मेम्ब्रेन, इन सब चीज़ों की स्टडी की है। अब हम एक खास सेगमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्वेश्चन बनते हैं। वो है सेल इंक्लूजन्स, अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोट में टिक कोशिका में अंतर्विष्ट पिंड पिंड इंग्लिश में कहे तो सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन ये क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ शर्त है। यह है प्रोकैरियोट में मृत। सबसे पहली शर्त यह है कि इन्हें डेड होना चाहिए, झिल्ली रहित संरचना होती है। जो पदार्थों का संग्रह करते हैं। यह है शुष्क भार का जीवाणु या कोशिका के ड्राई वेट शुष्क भार का लगभग 50% होता है। ये 3 खास शब्द हुए। प्रोकैरियोट में ये संग्राहक है, फूड टाइप के हैं। दूसरा, इन पर मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए। तीसरा, इन्हें डेड होना चाहिए। ओके, इसमें सम्मिलित किया जाता है जैसे गैस वैक्यूल। सबसे पहले तो इसमें पहली हेडिंग आएगी गैस वैक्यूल। याद करो, हमने जब वैक्यूल पढ़ाई है तब हमने इसकी स्टडी कराई। तो सरल भाषा में कह सकते हैं यह है प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणु या नील हरित शैवाल, हरित शैवाल, हरे सल्फर
जीवाणु तथा बैंगनी सल्फर जीवाणु में प्लवता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अंतर्विष्ट पिंड के नाम पर हम पढ़ेंगे साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन कण कण ये, तो इनकी प्रेजेंस कहाँ होगी? तो ये पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ओसिलोटेरिया है, रेबुलेरिया है, ये चार ये सब एनसीईआरटी में है कहीं ना कहीं। ओसिलोटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये तो कह सकते हैं इनकी उपस्थिति साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को ही हम कहते हैं नील हरित शैवाल एनाबीना ऑसिलेटोरिया लेटोरिया में आदि में कार्बोहाइड्रेट संग्राहक कण के रूप में होते हैं ऐसे। ये साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल की बात होगी। इसके बाद में आते हैं सल्फेट कण। सल्फेट पार्टिकल, यह है जैसे कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, थायोबैसिलस है, रेजियोटा है, इनमें पाए जाते हैं। सल्फर जीवाणु में एक होते हैं फॉस्फेट कण। कौन से कण? फॉस्फेट। नेक्स्ट फॉस्फेट पार्टिकल, फॉस्फेट पार्टिकल, इन्हें हम वॉल्यूटिन कण भी कहते हैं। वॉल्यूटिन कण ये फॉस्फेट का संग्रह करते हैं। ये भी रिजर्व फूड है इनका। एक बैक्टीरिया है स्पाइरलम वॉल्यूटेंस, तो वॉल्यूटिन पार्टिकल खासतौर से उसमें प्रेजेंस होते हैं। फॉस्फेट पार्टिकल
इसके बाद में तो कह सकते हैं यह फॉस्फेट का संग्रह करते हैं। ठीक है, जैसे स्पाइरलम, पॉल्यूटेंट्स, ये जीवाणु है, इसमें ये पाया जाता है। स्पाइरोलम, पॉल्यूटेंट्स, ये इसमें ग्लाइकोजन पार्टिकल की बात करी गई है। ग्लाइकोजन पार्टिकल, ग्लाइकोजन कण, तो ग्लाइकोजन भी एक ग्लूकोज ही माना गया है। जैसे हम सबके मसल्स में, हम एनिमल्स के मसल्स में जो संग्रहित भोज्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन है। इसके अलावा जो फंगस है, फंगस में भी जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है। तो ग्लाइकोजन कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं, उनमें इसकी मौजूदगी होती है। जैसे साइनोबैक्टीरिया को ही हम उसको सॉरी एक्टिनोमाइसीटीज की बात करें तो उसमें फंगस जैसे करेक्टर है। लिख सकते हैं यह है कार्बोहाइड्रेट कणों के रूप में जीवाणु के कोशिका द्रव्य भाग में संग्रहित होते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको एक्सप्लेन किया है विशुद्ध हिंदी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें बड़े अच्छे से क्लैरिफाई हो रही होंगी। आप इनके नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को समझते रहें, एनसीईआरटी भी पढ़ते रहें। इनसे रिलेटेड आपको आगे चल के एग्ज़ाम भी देना है, माइनर आएगा, तो आप लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करें अपने लेवल पर। नोट्स की मदद लें, एनसीईआरटी की मदद लें। हमने इसमें जो भी तुम्हें पढ़ाया है वो एनसीईआरटी ही है, हमने कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं दिया है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ें। मैंने प्रोकैरियोट का एक एक शब्द, एक एक लाइन पूरी की पूरी एक्सप्लेन की है। तो ये चीज़ है। अब मैं इसी लेक्चर में आपको एक प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस बता देता हूँ कि आखिर एक प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने ये सारी स्टडी कर ली है, इसीलिए ये बातें आज की डेट में समझ में आना चाहिए और आसान है तरीका ये पढ़ने का कि डिफरेंस हम तभी समझ सकते हैं किसी चीज़ में जब हम उनकी इंफॉर्मेशन हासिल करें। सबसे पहले डिफरेंस, तो फिर हर शब्द के बारे में समझना होता है कि आखिर ये क्या है। फिर वो याद करने वाली बात हो जाती है, समझने वाली नहीं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग जोड़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। पादप एवं
जंतु कोशिका में अंतर अंतर तो एक साइड में प्लांट सेल और एक साइड में एनिमल सेल। एनिमल सेल सबसे पहला पॉइंट, इनमें कोशिका भित्ति तथा लवक होते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें प्लांट में जिसमें सेल वॉल है वो कहीं ना कहीं प्लांट की कैटेगरी में आता है। हम इसीलिए मोनेरा के सदस्य यानी कि प्रोकैरियोट को भी कहीं ना कहीं प्लांट कंसिडर करते हैं। बॉटनी में ही इसे पढ़ाया जाता है, लेकिन चूंकि वो लोअर ऑर्गेनिज्म है इसीलिए हम उन्हें एज इट इज प्लांट कंसिडर नहीं करते। और एक और वजह है क्योंकि उनमें सेलुलोज युक्त सेल वॉल नहीं है। तो जंतुओं में क्या, इनमें कोशिका भित्ति एवं लवक अनुपस्थित, लेकिन युगलीना, ये एक्सेप्शन है, में लवक उपस्थित, युगलीना में लवक होते हैं। अब दूसरी चीज आती है, इनमें उच्च वर्गीय पौधे रस रिक्तिका युक्त होते हैं। रस रिक्तिका युक्त होते हैं। इनमें रस रिक्तिका तो नहीं होगी, इनमें रस अनुपस्थित, लेकिन खाद्य रिक्तिका एवं खाद्य रिक्तिका हो सकती है, प्रोटोजोआ के सदस्य। इसके साथ साथ में संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका उपस्थित होगी। अब अगली कहानी आती है लाइसोसोम पर। उच्च वर्गीय पौधों में लाइसोसोम अनुपस्थित, लेकिन लाइसोसोम
जंतुओं में उपस्थित, मोस्टली जंतुओं में लाइसोम पाया जाता है। अब आता है पॉइंट वो स्फीरोसोम। स्फीरोसोम तथा ग्लाइऑक्सीसोम उच्च वर्गीय वसा संग्राहक पौधों में उपस्थित। इनमें पूर्णतः अनुपस्थित, टोटली एब्सेंट इन एनिमल्स। जैसे इसके बाद में हम तारकाय पर अंतर लेंगे। तारकाय या हम कहें तो सेंट्रोसोम उच्च वर्गीय पौधों में अनुपस्थित। यह जंतुओं में उपस्थित, जंतुओं में ये प्रेजेंस होता है। ये हालांकि हमने तारकाय आपको पढ़ा दिया है, तो आप समझ सकते हो कि उन सब जगह सेंट्रोसोम तारकाय की मौजूदगी होगी जहां पर कहीं ना कहीं प्रेजेंस होता है सीलिया या फ्लैजेला, क्योंकि सीलिया फ्लैजेला का जो आधार कण है वो कहीं ना कहीं सेंट्रियोल के द्वारा ही बनाया जाता है। ये बात। अब आता है कि केंद्रक की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है। केंद्रक उच्च वर्गीय पौधों की कोशिका में परिधीय भाग में पाया जाता है। उपस्थित अधिकांश जंतु कोशिका में यह केंद्रीय कोशिका द्रव्य के केंद्रीय भाग में उपस्थित। ऐसे अब इसके बाद में कुछ और पॉइंट पर बात की जाए, जैसे सेल वॉल।
का जो फॉर्मेशन है, सेल प्लेट बनती है कि नहीं बनती है, उस पर बात की जाए। सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस किस तरीके की होती है, तो ये अब बात आती है कि कोशिका पट्ट अनुपस्थित, सेल प्लेट निर्माण उपस्थित, जंतुओं में सेल प्लेट निर्माण अनुपस्थित, इनमें नहीं पाया जाता है। कैसे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सेल डिवीजन है, प्लांट में कोशिका द्रव्य विभाजन, इसमें होता है केंद्र से बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल केंद्र से बाहर परिधि की ओर, और इसमें कैसा होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन सेंट्रीपिटल मतलब परिधि से केंद्र की ओर, ऐसे देखें जरा, ये एक सेल वो है प्लांट सेल, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल के कारण ये जो बाहरी हिस्सा है वो फोल्ड नहीं हो सकता। इसीलिए जब इनमें ऐसे टीलोफेज अवस्था में न्यूक्लियस बन जाता है, यहाँ इसमें न्यूक्लियस आ जाएगा, ये दो न्यूक्लियस बन चुके हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ इन पॉइंट्स पर सेल प्लेट सबसे पहले बनना शुरू होती है और ये सेल प्लेट बाद में इस ओर ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करने के बाद में ये मिडिल लेवल में कन्वर्ट होती है और दोनों साइड की जो गोल्जी बॉडी है डॉटर सेल में, वो यहाँ पर सेल वॉल का निर्माण कर देती है। तो हम इसे कहते हैं सेल प्लेट, ये, और इन्हें बनाता कौन है, फ्रेगमेंट्स ऑफ ईयर एंड गोल्जी बॉडी, ये बनाता है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो एनिमल सेल में इस तरीके से फरो यानी कि खांच का निर्माण होता है, ये ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे, और यहाँ दो न्यूक्लियस बन जाते हैं इस तरीके से, ये, लेकिन इसे हम कहते हैं फरो, खांच या फरो निर्माण। तो एनिमल के अंदर ये बाहर से अंदर की तरफ बन रहा है, इसमें जो फॉर्मेशन चल रहा है
साइटोकाइनेसिस हो रही है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन चल रहा है बाहर से अंदर की ओर है, यहाँ अंदर से बाहर की ओर है। तो सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल मैनर में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए है प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंसेस। दे आर मेजॉरिटी में हम इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सेगमेंट है यहाँ पर। अब शायद हम लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये स्पिरोसोम क्या है, एक्सोसोम क्या है, पैरोक्सिसोम क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पर बात करेंगे। चलो हम यहाँ प्रोकैरियोटिक यूकेरियोट में भी अंतर एक बार स्टडी कर लेते हैं। विच आर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट। फिर ये 100% साइटोलॉजी फिनिश हो जाएगी। मैंने हर एस्पेक्ट, हर पहलू पर डिस्कशन किया है, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो कुछ स्टेन हो, चाहे वो सेल की शेप, साइज, ये स्ट्रक्चर्स। आप लोग एनसीईआरटी की डायग्राम भी बना सकते हो इनके साथ साथ में, ज़्यादा सही रहेगा। मैं वो डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए जो कहीं ना कहीं इजी होता है, आसानी से वो बात आपको समझ में आ सकती है। तो अब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल और एक साइड में है यूकेरियोटिक सेल। देखो डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन हम कुछ खास पर डिस्कशन करेंगे। जैसे प्रोकैरियोट में अल्प विकसित, विकसित केंद्रक, पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये, इनमें सत्य विकसित केंद्रक होता है। ऐसे होता है, ऐसे। दूसरी बात, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग पूर्णतः अनुपस्थित। कोई भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल इसमें नहीं पाया जाता। अच्छा, इनमें झिल्ली युक्त, अब आप समझ पा रहे हो कि कौन किस पर झिल्ली थी, किस पर नहीं थी। मैंने टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में, मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर था वो। झिल्ली युक्त एवं झिल्ली रहित भी होते हैं।
रहित सब कोशिकांग उपस्थित हो या न हो। अच्छा, अब आता है केंद्रक में कि जीनोम में, या कह सकते हैं कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी रहित। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त, क्योंकि हम इस पर पहले बात कर चुके हैं इसलिए इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को स्टेबिलिटी प्रदान करती है युक्त। कौन सी है यहाँ भी लिख देता हूँ, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। ये 5 प्रोटीन होती है और इनकी प्रेजेंस यूकेरियोट में पाई जाती है। अब आता है इनमें मीजोसोम, वायवीय श्वसन, संपन्न करता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, तो ये इसके बाद में इनमें 70 राइबोसोम उपस्थित। इनमें कहानी क्या है, इनमें 80 राइबोसोम सत्तर राइबोसोम कहाँ, ये होता है सूत्रकणिका, कणिका में उपस्थित, यानी कि दोनों पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य जो राइबोसोम है वो 80 है। ओके, 70
राइबोसोम कोशिका द्रव्य में निर्मित में निर्मित, लेकिन यहाँ क्या है 80S राइबोसोम केंद्रिका में निर्मित, केंद्रिका में निर्मित, ये इनका प्रमुख अच्छा पॉइंट। अगली कहानी है इनके फ्लैजेला पर। फ्लैजेला पर काफी डिफरेंस पूछे जाते हैं यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में। अब आपको मैं प्रोकैरियोट के भी फ्लैजेला पढ़ा चुका हूँ और यूकैरियोट के भी पढ़ा चुका हूँ, तो हम इसे बड़े आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगली कहानी ये है, ओबियसली प्रोकैरियोट है यूकैरियोट, इनमें फ्लैजेला फ्लैजिलिन फ्लैजिलिन प्रोटीन से निर्मित, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। इनमें फ्लैजेला ट्यूबुलिन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से निर्मित ऐसे। यहाँ पर एक और डिफरेंस आता है अंदर के जो विन्यास है उस पर। फ्लैजेला में ला में 9+2 विन्यास अनुपस्थित, फ्लैजेला 9+2 विन्यास युक्त, विन्यास युक्त होता है। ओके, इनकी सेल वॉल में भी एक डिफरेंस है। इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित, सेल्यूलोज रहित सामान्यतः सेल वॉल कोशिका भित्ति सेल्यूलोज युक्त सेल्यूलोज युक्त
होती है। एक पॉइंट यहाँ और जोड़ सकते हैं, हालांकि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। सेल वॉल कोशिका झिल्ली द्वारा निर्मित सेल वॉल गोल्जी काय द्वारा निर्मित। ऐसे गोल्जी काय ऐसे बनाते हैं और इसमें ये बनती है अब इनमें डिफरेंसेस के नाम पर हम पढ़ सकते हैं, जैसे और बातें कर सकते हैं अबाउट टू डीएनए। डीएनए कैसा होता है? डीएनए द्विकुंडलित चक्रीय कुंडलित चक्रीय, ये भी खास बात, चक्रीय। और इसमें डीएनए द्विकुंडलित सर्पिलाकार लाकार। एक और पॉइंट मैं देता हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं, सब में नहीं, कुछ एक में। प्लाज्मिड इनमें कभी नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। एक और खास बात कि इनमें प्रोकैरियोट में कभी भी समसूत्री अरसूत्री विभाजन नहीं होता और यूकैरियोट में ये हमें देखने को मिलता है। इनमें समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित, लेकिन इनमें उपस्थित होते हैं यूकैरियोट। इनमें समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन इनमें पाए जाएंगे। अब जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। एनसीईआरटी बेस हो स्टडी तो बात ही क्या। अब जैसे साइटोस्केलेटन के लिए कहा जाता है साइटोस्केलेटन, अनुपस्थित।
स्केलेटन उपस्थित, ये साइटोस्केलेटन इनमें नहीं होता। ओके, तारकाय पर भी कंसेप्ट दिया जा सकता है, वो भी इनमें नहीं पाए जाते। ओके, एक चीज और लिख लेते हैं हम लोग, मोनेरा के सदस्यों में उपस्थित, और ये कहाँ होंगे, यह है प्रोटिस्टा, इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रैपेनोसोमा ये आएंगे। प्लांटी आप समझते हो, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई तथा एनिमेलिया में उपस्थित। चलो और पॉइंट लिखते हैं, कोशिका चक्र, चक्र अनुपस्थित, सेल साइकिल नहीं पाए जाते, ये आपके काम आएगा। कोशिका चक्र उपस्थित, जिसमें आपका G1 S G2M ये कोशिका चक्र में आते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट में होती है, प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस नहीं होती है। बहुत अच्छी स्टडी हुई है हमने। ओवरऑल आज की डेट में साइटोलॉजी के इस हिस्से में कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, सभी स्टडी हो चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। हम लोगों ने स्टडी किया है सेल थ्योरी, सेल का जनरल इंट्रोडक्शन, फिर सेल वॉल, फिर मेम्ब्रेन, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने पढ़ा ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम, सेंट्रोसोम। माइक्रोबॉडीज के नाम पर हमने पढ़े स्पिरोसोम, पेरोक्सोसोम, ग्लाइकोसोम। हमने साइटोस्केलेटन, कोशिका पंजर पर भी बात करी है। प्रोकैरियोट स्टार्टिंग में मैंने नहीं आपको पढ़ाई, उसकी वजह है कि एकदम से आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम यूकेरियोट को स्टडी कर चुके हैं उसके बाद मैंने पूरी डिटेल में एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन की। उसके बाद मैंने आपको प्लांट एनिमल सेल में डिफरेंसेस बताए हैं। अभी अभी इसी लेक्चर में हमने आपको प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में डिफरेंसेस को भी एक्सप्लेन किया है। इवन हम लोगों ने माइक्रोस्कोप पर भी स्टडी की है, स्टेडिंग प्रोसेस पर भी स्टडी की है। ये कंप्लीट पैकेज है पूरे के पूरे साइटोलॉजी की जो हिस्सा है। अब यहाँ से जो स्टडी है वो डिवीजन की ओर जाएगी। अब हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद में क्रोमोसोम की स्टडी आएगी। क्रोमोसोम के बाद में हमारे सेल डिवीजन हम लोग पहले स्टडी करेंगे। सेल डिवीजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में न्यूक्लियस अगर हम अभी इसमें से हटा दें तो ओवरऑल साइटोलॉजी कंप्लीट है। और उसके बाद में सेल डिवीजन अपने आप में अलग लेसन है। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं और इनको बाकायदा याद करें अभी से। ठीक है, लॉकडाउन है, मेरे ख्याल से समस्या है, डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं है। आप इन विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा करने की कोशिश करें। हमेशा आप पॉजिटिव बने रहें, नेगेटिविटी अपने ब्रेन पर ना लाएं। आप अच्छा कर रहे हैं,
अच्छा करें। ओके, हमारा CLC परिवार सबके साथ है, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए हर जगह हमेशा बॉस की गाइडेंस और टीचर्स का भरपूर सहयोग हमारे स्टूडेंट्स को रहता है। थैंक यू।